हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 की, जिसमें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे टोटल वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन फीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी, सर्विस कंडीशंस और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नोटिफिकेशन में दिए हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप सीजीपीएससी एडीपीओ 2026 के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन एनालिसिस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज है, आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप जो चैनल है उसका भी लिंक डाल दूंगी, क्योंकि मैं सारे नोटिफिकेशंस अपने या तो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स के थ्रू या व्हाट्सअप चैनल पे डाल देती हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें। और इसके लिए मैं क्रैश कोर्स भी लेके आ रही हूँ जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगी और ये यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके नोट्स भी मैं रेडी कर रही हूँ जो कि पेड होंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत कर रही हूँ। तो अपडेट वगैरह के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही जो मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल डाल दूंगी व्हाट्सएप का, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट द रिक्रूटमेंट, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये रिक्रूटमेंट किस अथॉरिटी के थ्रू निकली है। इस रिक्रूटमेंट का कंडक्ट कर रही है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि है सीजीपीएससी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटिंग एजेंसी है। ये रिक्रूटमेंट होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंडर निकाली गई है और इसमें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एडीपीओ के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो है 03/2016। एडवर्टाइजमेंट 17 जून 2016 को इशू किया गया था, जबकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन 24 जून 2026 को ऑफिशियली पब्लिश की गई थी। अब बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव की। इस रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस है क्वालिफाइड लॉ ग्रेजुएट्स को स्टेट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट करना, ताकि क्रिमिनल केसेस का प्रोसिक्यूशन और भी इफेक्टिव हो सके। एक एडीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट की तरफ से क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करे, एविडेंस को प्रॉपरली प्रेजेंट करे, विटनेस को एग्जामिन करे, लीगल आर्ग्यूमेंट्स रखे और इंश्योर करे कि जस्टिस फेयर और एफिशिएंट मैनर में डिलीवर हो। इसलिए ये पोस्ट सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सवाल आता है कि रिक्रूटमेंट के लिए कौन अप्लाई करे। सबसे पहले जुडिशरी एस्पिरेंट्स, क्योंकि प्रोसिक्यूशन लॉ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनके कवर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। दूसरा, जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा स्पेशली एडीपीओ बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली रेलेवेंट है। और अगर आप एलएलबी ग्रेजुएट हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल या लॉ स्टूडेंट हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई एलिजिबिलिटी कंडीशन को ध्यान से वेरीफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि डिग्री और क्वालिफिकेशन की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ओवरऑल अगर आप प्रोसिक्यूशन सर्विस या क्रिमिनल लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट डेट्स,
अब हम बात करते हैं CGPSC ADPO रिक्रूटमेंट 2026 की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगर आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन डेट्स को मिस मत करिए। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 जून 2026 को पब्लिश की गई थी, जिसमें रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी जो डिटेल्स हैं वो दे दी गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जून 2016 12 PM तक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि लास्ट डेट का वेट ना करें। अक्सर लास्ट डे पर वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से सर्वर स्लो हो जाता है या टेक्निकल इशू आ सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो CGPSC ने फ्री एप्लीकेशन करेक्शन विंडो भी दे दी है। ये विंडो 22 जुलाई से 24 जुलाई तक ओपन रहेगी। इस ड्यूरेशन में आप बिना किसी एडिशनल फी की अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेड एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 25 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक रहेगी। अगर फ्री करेक्शन पीरियड मिस हो जाता है तो प्रिस्क्राइब करेक्शन फी पे करके आप रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिटन एग्जामिनेशन 20 सितंबर 2026 को एक्सपेक्टेड है। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है और फाइनल एग्जाम शेड्यूल CGPSC के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही कंफर्म माना जाएगा। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद रेगुलर बेसिस पर CGPSC के ऑफिशियल अपडेट्स चेक करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। एक क्विक रिमाइंडर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं और सर्वर भी प्रॉब्लम कर सकता है। फ्री करेक्शन विंडो का मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए और एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी प्लानिंग आज से ही शुरू कर दीजिए। वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो है वैकेंसी डिटेल्स। CGPSC ADPO रिक्रूटमेंट 2026 के अंडर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए टोटल 15 वैकेंसी नोटिफाई की गई है। अब सवाल आता है कि ये 15 पोस्ट किन कैटेगरी में डिवाइड की गई है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसमें जनरल जो अनरिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी एप्लीकेबल होगी। इसमें वुमेन रिजर्वेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। PWD कैटेगरी में इस नोटिफिकेशन के लिए 1 आर्म कैटेगरी को एलिजिबल डिसेबिलिटी कैटेगरी के रूप में मेंशन किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहले रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे और जिनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया वैलिड कास्ट, डोमिसाइल या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वुमेन और PWD रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल बेसिस पर दी जाएगी। इसका मतलब ये रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग कैटेगरी जैसे जनरल, SC, ST या OBC के अंदर एडजस्ट की जाती हैं, अलग से वर्टिकल कैटेगरी क्रिएट नहीं करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं, नोटिफिकेशन में दी गई 15 वैकेंसीज प्रोविजनल है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, होम डिपार्टमेंट की डिमांड या गवर्नमेंट के डिसीजन के अनुसार इन वैकेंसी की संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इसलिए आप सिर्फ इनिशियल वैकेंसी काउंट देखकर अपनी प्रिपरेशन डिसाइड मत कीजिए। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज के अगेंस्ट किया जाएगा जो CGPSC फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के समय ऑफिशियली नोटिफाई करेगा। इसलिए नोटिफिकेशन के बाद अगर CGPSC किसी भी स्टेज पर वैकेंसी अपडेट या रिवीजन जारी करता है तो उसी को फाइनल माना जाएगा। बॉटम लाइन, टोटल 15 ADPO पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली है। रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी और फाइनल वैकेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिवाइज भी हो सकती है।
नेचर ऑफ द पोस्ट। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट की, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एडीपीओ की पोस्ट एक्चुअली क्या है। सबसे पहले पोस्ट डिटेल समझ लेते हैं। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये पोस्ट स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस का हिस्सा है और होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर काम करती है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये गैजेट क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। इसका मतलब है कि ये एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट पोजीशन है जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करियर ग्रोथ तीनों काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही ये परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस है जो एप्लीकेबल सर्विस रूल्स के सब्जेक्ट तो होती है। अब समझते हैं कि एक एडीपीओ का एक्चुअल काम क्या होता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की तरफ से क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करना। जब भी किसी क्रिमिनल केस का ट्रायल कोर्ट में चलता है तब प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्टेट का केस एडीपीओ ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एडीपीओ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए गए एविडेंस को कोर्ट में लीगली और इफेक्टिवली प्रेजेंट किया जा सके। ट्रायल के दौरान एडीपीओ विटनेस का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस का प्रेजेंटेशन और लीगल आर्ग्यूमेंट्स भी रखता है। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड लीगल ओपिनियंस, प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स और केस फाइल्स प्रिपेयर करना भी एडीपीओ की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन सिर्फ कन्विक्शन हासिल करना ही एडीपीओ का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सबसे बड़ा ड्यूटी है फेयर ट्रायल को इंश्योर करना। उसका रोल सिर्फ स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनना नहीं बल्कि कोर्ट की मदद करना भी होता है ताकि सच्चाई सामने आए और जस्टिस इम्पार्शली डिलीवर हो। इसी वजह से एडीपीओ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। अगर आपको क्रिमिनल लॉ, कोर्ट प्रैक्टिस, ट्रायल एडवोकेसी और पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है तो एडीपीओ की पोस्ट आपके लिए एक्सीलेंट करियर ऑप्शन हो सकती है। एक लाइन में समझे तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूट करता है, कोर्ट्स में एविडेंस और लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है और रूल ऑफ लॉ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में उसका जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पे स्केल एंड सर्विस बेनिफिट्स। अब बात करते हैं उस चीज़ों की जिसमें हर एस्पिरेंट की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, सैलरी एंड सर्विसेज बेनिफिट्स। सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट को पे मैट्रिक्स लेवल 9 में रखा गया है। इस पोस्ट के बेसिक पे स्केल 38,100 टू 1,20,400 पर मंथ तक है। ये सैलरी 7th पे कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के एप्लीकेबल सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। लेकिन सिर्फ बेसिक सैलरी ही आपका टोटल इनकम नहीं होती। बेसिक पे के अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कई तरह अलाउंसेस और सर्विस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है डीआरएस अलाउंस जो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहती है। उसके बाद हाउस रेंटल अलाउंसेस दिया जाता है जो पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है जिससे ऑफिसर और प्रिस्क्राइब फैमिली मेंबर्स को हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं। सर्विस पीरियड कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेड गवर्नमेंट लीव, अर्नड लीव और अन्य लीव बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जहां एप्लीकेबल हो वहां ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर जो भी एडमिसिबल अलाउंस नोटिफाई करती है उनका बेनिफिट भी ऑफिसर्स को मिलता है। अब अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो ये सिर्फ एक सैलरी वाली जॉब नहीं, ये एक रेगुलर क्लास 2 गैजेट गवर्नमेंट सर्विस है जिसमें आपको एनुअल इंक्रीमेंट्स
पे रिवीजन और सर्विस के दौरान प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस के अंडर एक्सपीरियंस और सर्विस रूल्स के अनुसार हायर पोजीशन तक प्रमोशन का भी स्कोप रहता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सर्विस का स्टेटस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, नोटिफिकेशन में जो सैलरी रेंज दी गई है उसका मतलब बेसिक पे है। आपकी एक्चुअल इन हैंड सैलरी पोस्टिंग लोकेशन, डियरेंस अलाउंस, HRA, अन्य अलाउंस, इनकम टैक्स और गवर्नमेंट डिडक्शन के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ADPO की पोस्ट सिर्फ लीगल प्रोफेशन में एक प्रेस्टिजियस पोजीशन ही नहीं बल्कि अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट अलाउंस, करियर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी का भी एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। CGPSC ADPO रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर ऑफ लॉस यानी LLB डिग्री होना मैंडेटरी है। ये डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए और लीगल एजुकेशन से संबंधित एप्लीकेबल रूल्स और नॉर्म्स के अनुसार रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लीजिए, सिर्फ LLB में एडमिशन लेना या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है। आपकी LLB डिग्री एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 21 जुलाई 2026 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस दिन तक आपका रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए और आप रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस करते हो। CGPSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपसे डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट और अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। अगर उस समय आप अपनी क्वालिफिकेशन का वैलिड प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपकी कैंडिडेट कैंसिल की जा सकती है, चाहे आप रिटन एग्जाम या इंटरव्यू क्वालिफाई ही क्यों ना कर चुके हो। अब एक कंफ्यूजन जो हर साल कैंडिडेट्स के बीच होता है, क्या फाइनल ईयर या अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनका LLB रिजल्ट एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका हो। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इस स्लाइड से 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, LLB डिग्री सभी एप्लीकेंट्स के लिए कंपलसरी है। दूसरी, डिग्री लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। और तीसरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वैलिड प्रूफ देना उतना ही ज़रूरी है, वरना सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। प्रोबेशन पीरियड। अब बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की, जो हर गवर्नमेंट सर्विस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। CGPSC ADPO रिक्रूटमेंट 2026 के अंडर सिलेक्ट होने वाले असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद 3 साल की प्रोबेशन पर रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। प्रोबेशन एक असेसमेंट पीरियड होता है जिसमें गवर्नमेंट ये इवेलुएट करती है कि कैंडिडेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली और प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इस 3 साल के दौरान ऑफिसर के काम को कोई पैरामीटर्स पर एक्सेस किया जाता है, पर जो 3 साल के मतलब जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है 3 साल का, उनको बहुत सारे जो पैरामीटर्स है कि उन्होंने कितने केस हैंडल किए हैं या कैसा उनका काम रहा है, उस पर उनको एक्सेस किया जाता है। सबसे पहला परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसमें देखा जाता है कि ऑफिसर अपना काम कितनी एफिशिएंसी, अक्रेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा है। दूसरा है कंडक्ट और कैरेक्टर। गवर्नमेंट सर्विस में सिर्फ लीगल नॉलेज ही नहीं बल्कि ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और एथिकल बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कंडक्ट और कैरेक्टर भी सर्विस रूल्स के अनुसार वेरीफाई किया जाता है। अगर डिपार्टमेंट के रूल्स के अनुसार ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब की गई हो तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन भी कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा ऑफिसर से एक्सपेक्टेड होता है कि वो डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल कंडक्ट को मेंटेन करें और होम डिपार्टमेंट के सभी रूल्स, सर्विस रूल्स और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस का क्लियर प्रॉपरली फॉलो करें।
अब बात करते हैं सर्विस कंफर्मेशन की। जब कैंडिडेट सफलता से 3 साल की प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, कंडक्ट अच्छा होता है और गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स के सभी कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो उसे परमानेंट मेंबर ऑफ स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस के रूप में कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ऑफिसर की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होती या प्रोबेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कि प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड करे या सर्विस रूल्स के अनुसार अन्य अप्रोप्रिएट एक्शन ले। इसलिए प्रोबेशन को सिर्फ फॉर्मेलिटी समझने की गलती मत कीजिए। यह आपके गवर्नमेंट करियर का फाउंडेशन पीरियड होता है, जहां आपकी लीगल स्किल्स के साथ साथ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म और वर्क एथिक्स का भी इवैल्यूएशन किया जाता है। एक लाइन में याद रखिए, एडीपीओ के रूप में अपॉइंटमेंट के बाद 3 साल की प्रोबेशन रहेगी और उसके सफल कंप्लीशन के बाद ही आपकी रेगुलर कंफर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएगी। एज लिमिट। अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि एलिजिबिलिटी डिसाइड करने में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के बेसिस पर किया जाएगा। यानी इसी कट ऑफ डेट को देखकर डिसाइड होगा कि आपकी एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स प्रिस्क्राइब की गई है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 तक कैंडिडेट की एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। साथ ही इसी डेट तक कैंडिडेट की एज 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए, एज कैलकुलेट करने के लिए सीजीपीएससी आपके हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ को ही वैलिड मानेगा। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही फिल करेंगे जो आपके ऑफिशियल एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में मेंशन है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में गलत डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई या डॉक्यूमेंट से मिसमैच हुआ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट्स पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी या गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किसी एलिजिबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रूल्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के प्रोविजन के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ रिलैक्सेशन क्लेम कर देना काफ़ी नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अगर आप रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाते तो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के बेसिस पर होगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल सर्टिफिकेट से वेरीफाई किया जाएगा और रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स देना अनिवार्य होगा। एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले एक खास बात जो सीजीपीएससी की रिक्रूटमेंट में देखने को मिलती है, अगर आप छत्तीसगढ़ के लोकल रेसिडेंट यानी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक रखी गई है। यानी जो जनरल अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, उसके मुकाबले छत्तीसगढ़ के एलिजिबल लोकल रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के अनुसार कई कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में एडिशनल रिलैक्सेशन मिल सकता है। इनमें शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास, वुमेन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, government employees, home guards, contract employees, person with disabilities, widows, divorcees, intercaste marriage awardees, national award winners, panchayat employees and teachers.
भी इंक्लूड किए गए हैं जब गवर्नमेंट रूल्स के अंदर उन्हें एलिजिबिलिटी दी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लीजिए, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। अगर आप किसी भी रिजर्व या स्पेशल कैटेगरी बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है या वैलिड नहीं है तो रिलैक्सेशन का बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि कोई कैंडिडेट एक से अधिक कैटेगरीज में आता है तो उसे रिलैक्सेशन वही मिलेगा जो सीजीपीएससी नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के एप्लीकेबल सर्विस रूल्स में अलाउ करते हैं। हर कैटेगरी का रिलैक्सेशन अब सिंपली ऐड नहीं किया जाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी परमिसिबल रिलैक्सेशंस अप्लाई करने के बाद भी ओवरऑल अपर एज लिमिट जनरली 45 ईयर्स से अधिक नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए अलग प्रोविजन ना करे। तो इस स्लाइड का टेक वे बहुत सिंपल है। छत्तीसगढ़ के एलिजिबल लोकल रेसिडेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक हो सकती है। रिजर्व्ड और स्पेशल कैटेगरीज ऑफ को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एडिशनल रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन हर रिलैक्सेशन के लिए वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना कंपलसरी है। और फाइनल एज रिलैक्सेशन हमेशा सीजीपीएससी नोटिफिकेशन और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, जो सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के वैलिड डोमिसाइल यानी लोकल रेसिडेंट हैं। यानी अगर आप छत्तीसगढ़ के परमानेंट रेसिडेंट हैं और गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, तभी आप रिजर्वेशन और डोमिसाइल बेस्ड कंसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब देखते हैं किन किन कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, अदर बैकवर्ड क्लास दैट इज OBC, वुमेन कैंडिडेट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, देन एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज दैट इज PWD, ओनली OA दैट इज वन आर्मी कैटेगरी को एलिजिबल डिसेबिलिटी कैटेगरी के रूप में स्पेसिफाई किया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ कैटेगरी मेंशन कर देने से नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल नहीं है तो चाहे आप स्टेट में ST, SC, OBC कोई भी कैटेगरी में आते हो, आपको फिर भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन पॉलिसी के बेनिफिट्स डोमिसाइल बेस्ड एज रिलैक्सेशन या अन्य कंसेशन, उनको जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो ST, SC, OBC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 300। वहीं बाकी सभी कैंडिडेट्स यानी जो इस कैटेगरी में कवर नहीं होते, उनके लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है 400। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ एप्लीकेशन फी ही पे नहीं करनी होती, इसके अलावा पोर्टल यूजर चार्जेस, GST और अन्य एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस भी ऐड हो सकते हैं, इसलिए पेमेंट करते वक्त फाइनल अमाउंट थोड़ा अलग हो सकता है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। एप्लीकेशन फी का पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा सीजीपीएससी के प्रिस्क्राइब पेमेंट गेटवे के थ्रू। और याद रखिए, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना काफी नहीं है, आपका एप्लीकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब फी का पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो। इसलिए पेमेंट के बाद कंफर्मेशन रिसिप्ट या ट्रांजैक्शन डिटेल्स को जरूर सेव करके रखिए। अब एक बहुत अच्छी बात जो छत्तीसगढ़ कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन में दी गई है वो ये है कि एप्लीकेशन फी रिफंड पॉलिसी। एलिजिबल छत्तीसगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और सीजीपीएससी के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फी का रिफंड मिल सकता है। जनरली रिफंड का बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर करना और जहां एप्लीकेबल हो इंटरव्यू
अटेंड करना। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, फी रिफंड ऑटोमेटिक नहीं होता है और ना ही सभी चार्जेस रिफंड किए जाते हैं। आमतौर पर पोर्टल चार्जेस, जीएसटी और अन्य सर्विस चार्जेस रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल होते हैं। रिफंड सिर्फ नोटिफिकेशन में मेंशन की गई कंडीशन और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। अगर आप सीजीपीएससी एडीपीओ 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, सीजीपीएससी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट करता है, यानी एप्लीकेशन ऑफिशियल सीजीपीएससी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सबमिट करनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन ऑफलाइन पोस्ट, कोरियर, ईमेल या किसी और मीडियम से भेजता है तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला सीजीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कीजिए, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य बेसिक इंफॉर्मेशन शामिल होंगी। थर्ड स्टेप जो है वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बिल्कुल एक्यूरेटली एंटर कीजिएगा। जो इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में भर रहे हैं वही आपके मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। स्टेप 5, इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट के बाद फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक बार ध्यान से रिव्यू ज़रूर कीजिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफली सेव करके रख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी याद रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत, मिसलीडिंग या फॉल्स पाई जाती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सिलेक्शन के बाद भी कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एंड तक एक्टिव रखिए, क्योंकि सीजीपीएससी के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिसेस और कम्युनिकेशन इसी के थ्रू मिलेंगे। साथ ही अपना एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट रिसिप्ट भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक संभाल के रखिएगा। और सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन में चेंजेस नॉर्मली अलाउड नहीं होते। अगर किसी करेक्शन की ज़रूरत हो तो वो सिर्फ सीजीपीएससी द्वारा नोटिफाइड करेक्शन विंडो के दौरान ही की जा सकती है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एप्लीकेशन करेक्शन फैसिलिटी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन करेक्शन फैसिलिटी की, जो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत यूजफुल है जिसने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक कर दी हो। सीजीपीएससी ने कैंडिडेट्स के कन्वीनियंस के लिए 2 करेक्शन विंडोज प्रोवाइड किए हैं, एक फ्री करेक्शन विंडो और दूसरी पेड करेक्शन विंडो। सबसे पहले बात करते हैं फ्री करेक्शन विंडो की। अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई एरर हो गया है तो 22 जुलाई से 24 जुलाई 2026 के बीच आप अपने एप्लीकेशन में एलिजिबल करेक्शन बिना किसी फी के कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस पीरियड को मैक्सिमम बेनिफिट ज़रूर दीजिए। अगर किसी वजह से आप फ्री करेक्शन विंडो मिस कर देते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीजीपीएससी ने पेड करेक्शन विंडो भी प्रोवाइड की है, जो कि है 25 जुलाई से 26 जुलाई तक ओपन रहेगी। लेकिन इस पीरियड में करेक्शन करने के लिए 500 करेक्शन फी पे करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कौन कौन इस डिटेल्स करेक्ट किए जा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स प्रिस्क्राइब कंडीशंस के सब्जेक्ट टू जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी डोमिसाइल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्टेटस और एक्स सर्विसमैन स्टेटस जैसे डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए,
हर फील्ड एडिटेबल नहीं होती। कुछ डिटेल्स CGPSC नोटिफिकेशन के अनुसार नॉन एडिटेबल भी हो सकती है, इसलिए करेक्शन करने से पहले ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले ही हर डिटेल को 3 बार वेरीफाई कर लीजिएगा। इसी करेक्शन से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अननेसेसरी स्ट्रेस और एक्स्ट्रा फी के से बच जाएंगे। और अगर करेक्शन करते हैं तो करेक्शन कंप्लीट होने के बाद अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसकी कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए ज़रूर सेव कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, करेक्शन फैसिलिटी सिर्फ प्रिस्क्राइब डेट्स के अंदर ही अवेलेबल है। करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद जनरली CGPSC इंडिविजुअल करेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं CGPSC ADPO रिक्रूटमेंट 2026 के सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप रिक्रूटमेंट में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 2 स्टेजेस सक्सेसफुली क्लियर करनी होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू, जैसे वाइवा भी कहा जा सकता है। इन दोनों स्टेजेस के मार्क्स को मिलाकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। जो आपका स्टेज 1 है वो है रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देनी होगी जो 300 मार्क्स की होगी। इस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव है कैंडिडेट की लीगल नॉलेज और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को असेस करना। पेपर में मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, लॉ ऑफ एविडेंस और नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब अन्य लीगल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस स्टेज में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वही कैंडिडेट्स नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, और वो भी CGPSC के प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स और कट ऑफ के अकॉर्डिंग। जो हमारा स्टेज 2 है, जो कि है पर्सनल इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू यानी वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। इस स्टेज में सिर्फ लीगल नॉलेज ही नहीं देखी जाती, बल्कि कैंडिडेट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी को इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड जनरली आपकी लीगल कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में सूटेबिलिटी को एक्सेस करता है। यानी आप कितना इफेक्टिवली अपनी बात रखते हैं, प्रैक्टिकल लीगल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन फाइनल मेरिट लिस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन के 300 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स यानी टोटल 330 मार्क्स के बेसिस पर प्रिपेयर की जाएगी। जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन के सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करते हुए सबसे अच्छा कंबाइंड स्कोर ऑब्टेन करेंगे, उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ रिटन एग्जाम पास कर लेना ही फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई के साथ साथ आपको इंटरव्यू पर भी अच्छा परफॉर्म करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी होगी। स्पेशल प्रोविजन। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रोविजन जिसे काफी कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं। CGPSC 2026 के नोटिफिकेशन में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोविजन दिया गया है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सूटेबल मॉडिफिकेशन कर सके। अब सवाल ये है कि ऐसा कब हो सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी रीजन से इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन की संख्या बहुत कम आती है तो CGPSC पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर सकता है। ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन में कमीशन के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स का डायरेक्ट इंटरव्यू यानी वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, और अगर कमीशन को रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगे तो रिटन एग्जामिनेशन को वेव यानी कंडक्ट ना करने का डिसीजन भी लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रिक्रूटमेंट सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर भी कंप्लीट की जा सकती है,
लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है जिसका यूज तभी किया जाएगा जब नोटिफिकेशन में बताई गई स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगी और कमीशन को ऐसा करना अप्रोप्रिएट लगेगा। इसके लिए भी कैंडिडेट को ये सोचकर प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए कि रिटन एग्जाम शायद ना हो। आपको अपनी प्रिपरेशन ऑफिशियली नोटिफाइड सिलेक्शन प्रोसेस यानी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। और अगर रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर में किसी भी प्रकार का चेंज किया जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सीजीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही दी जाएगी। सोशल मीडिया रूमर्स, अनऑफिशियल यूट्यूब वीडियोस या व्हाट्सएप मैसेजेस पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न की, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट स्कोरिंग स्टेज ये है। सीजीपीएससी एडीपीओ 2026 की रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आंसर्स ओएमआर शीट में मार्क करने होंगे। इस एग्जामिनेशन का मोड ऑफलाइन रहेगा। अब एग्जाम का कंप्लीट पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम का ड्यूरेशन की बात करें तो आपका पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इस पेपर में टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इस तरह पूरे पेपर को मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे, यानी अगर आप सभी क्वेश्चन सही ही करते हैं तो आप 300 में से 300 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इस पैटर्न को एक बार क्विक रिवीजन के रूप में याद कर लीजिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज ऑफलाइन, ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा, टोटल क्वेश्चंस 150 आएंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 300 है। क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 2 नंबर का रहेगा और बेसिकली जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और प्रिपरेशन किस प्रायोरिटी के साथ करनी चाहिए। सीजीपीएससी एडीपीओ रिटन एग्जामिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पार्ट 1 जो कि है जनरल नॉलेज, जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 मार्क्स के आएंगे। सेकेंड जो पार्ट है वो है जो लॉ के सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 200 रहेंगे। मतलब जो टोटल रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 150 क्वेश्चंस है और वो 300 मार्क्स के हैं। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें जो सब्जेक्ट्स बेसिकली करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल स्टडीज आएंगी, छत्तीसगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस में प्रिस्क्राइब अन्य सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें सारे हमारा ये भारतीय न्याय संहिता, देन बीएसए, देन बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो भी माइनर लॉज दिए गए हैं वो सारे लॉज आएंगे लॉ में। इस तरह पूरा पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 300 का रहेगा। पूरा पेपर जो बेसिकली अगर हम समझे तो इसका लगभग 67 वेटेज जो है वो लॉ के सब्जेक्ट्स का है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप एडीपीओ का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपका प्राइमरी फोकस लीगल सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनरल नॉलेज को आप इग्नोर कर दें। जीके के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स भी फाइनल मेरिट में इक्वली ऐड होंगे। कई बार सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट के बीच का डिफरेंस सिर्फ कुछ मार्क्स का ही होता है, इसलिए एक बैलेंस स्ट्रैटेजी बना के रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, जो एग्जाम स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी कैंडिडेट्स अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद सिर्फ गलत अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की वजह से अपने काफी मार्क्स लूज कर देते हैं। सीजीपीएससी एडीपीओ रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो उसका पेनल्टी आपके टोटल स्कोर से माइनस कर दिया जाएगा। अब मार्किंग पैटर्न को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको उस क्वेश्चन के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे।
अगर आंसर रॉन्ग है तो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अनआंसर्ड क्वेश्चन पर ना मार्क्स मिलेंगे और ना ही कोई डिडक्शन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम स्ट्रैटेजी। हर क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए अटेम्प्ट मत कीजिए क्योंकि आपको लगता है कि शायद गैस सही हो जाएगा। अगर आपको आंसर का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप कंप्लीटली रैंडम गैस कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं और बाकी ऑप्शंस में रीजनेबल कॉन्फिडेंस है तो कैलकुलेट अटेम्प्ट करने का जो फायदामंद हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्मार्ट गेसिंग और ब्लाइंड गेसिंग का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ थ्योरी पढ़ने पर फोकस मत कीजिए, रेगुलर एमसीक्यूज बेस्ड मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। इसके बाद स्पीड, अक्रेंसी और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक इंप्रूव कीजिए। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी सिलेक्शन डिसाइड करती है। मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस ये रहेगी, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उनमें अक्रेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। कई बार कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर भी हाई अक्रेंसी साथ ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, जबकि रैंडम गेसिंग से स्कोर गिर जाते हैं। इसलिए अगर आप आंसर्स के लिए एकदम श्योर हैं तो ही आप उस आंसर को टिक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए और दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज है, तब आप गैस कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज, जो बहुत ही सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन क्वेरी होती है। सीजीपीएससी एडीपी 2026 की रिटन एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल मोड में कंडक्ट की जाएगी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर दो भाषा में अवेलेबल होंगे, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। यानी हर कैंडिडेट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी। सीजीपीएससी दोनों लैंग्वेज वर्जन प्रोवाइड करता है ताकि कैंडिडेट्स को लैंग्वेज की वजह से किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो। अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हिंदी वर्जन का यूज कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से कंफर्टेबल है तो इंग्लिश वर्जन के थ्रू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जहां भी एप्लीकेबल हो, कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान हिंदी या इंग्लिश दोनों में से ही किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सीजीपीएससी के इंस्ट्रक्शंस। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर के हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का ऑब्जेक्टिव एक ही मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन कभी कभी ट्रांसलेशन की वजह से किसी वर्ड या सेंटेंस को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। अगर एग्जाम के दौरान आपको किसी क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश वर्जन के बीच कोई डिफरेंस या एम्बिग्विटी लगे तो उस सिचुएशन में सीजीपीएससी नोटिफिकेशन और एप्लीकेबल रूल्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन की जाएगी। इसलिए अगर आप दोनों लैंग्वेज समझते हैं तो डाउटफुल क्वेश्चंस में एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को कंपेयर करके देखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, जो सिलेक्शन प्रोसेस का एक बेसिक एलिजिबिलिटी फिल्टर होता है। सीजीपीएससी रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए कंसिडर किया जा सके उसके लिए उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज अचीव करना मैंडेटरी होता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% रखे गए हैं। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 23% रखे गए हैं। अब इसके प्रैक्टिकल मीनिंग समझ लीजिए। अगर कोई कैंडिडेट इस मिनिमम परसेंटेज को अचीव नहीं करता तो उसे इंटरव्यू स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे उसके मार्क्स रिलेटिव बेसिस पर अच्छे ही क्यों ना आए हों। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर कर लेना सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। यानी 33% या 23% स्कोर कर लेना फाइनल सिलेक्शन के अश्योरेंस नहीं देता। फाइनल सिलेक्शन हमेशा इन फैक्टर्स के बेसिस पर होता है, रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, टोटल मेरिट मार्क्स जो कि 330 है इस एग्जाम के लिए, और रिजर्वेशन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ एक एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए।
क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करना सिर्फ नेक्स्ट स्टेज के लिए एंट्री पास है, फाइनल सिलेक्शन नहीं। इसलिए कैंडिडेट्स को टारगेट सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर अचीव करना पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में हर मार्क्स का इम्पैक्ट होता है। इंटरव्यू। अब बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की, जो सीजीपीएससी एडीपीओ सिलेक्शन प्रोसेस का सेकेंड और फाइनल इवैल्यूएशन स्टेज होता है। इंटरव्यू का पर्पस सिर्फ फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि कैंडिडेट्स की ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर प्रोसिक्यूशन सर्विस को एक्सेस करना होता है। इंटरव्यू स्ट्रक्चर। सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंटरव्यू को 2 सिनेरियोज में कंडक्ट हो सकता है। नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू जो कैरीज है वो 30 मार्क्स का रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद कंडक्ट होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज 300 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स, टोटल 330 मार्क्स। इस नॉर्मल प्रोसेस में रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों का कंबाइंड स्कोर फाइनल स्कोर डिसाइड करता है। स्पेशल केसेस में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में सीजीपीएससी डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता है। कैटेगरी इंटरव्यू कैरी करेगा 100 मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन वेव किया जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ स्पेशल प्रोविजन है, नॉर्मल रूल नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में भी कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 33% है और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 23% है। अगर कैंडिडेट ये मिनिमम मार्क्स अचीव नहीं करता तो उसे मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाता। इंटरव्यू सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होता, बल्कि इस स्टेज पर इवैल्यूएट किया जाता है लीगल नॉलेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, communication skills and articulation, personality, confidence and presence of mind, prosecution work की practical understanding, post के लिए suitability as ADPO। important scenarios जो normal process होता है वो जो होगा वो written that is 300 plus interview that is 30 और total हो गया 330। exceptional में क्या होगा, in case अगर जो फॉर्म्स आए हैं कैंडिडेट्स के वो अगर कम होते हैं और जो डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि वो उसको रिटन एग्जामिनेशन वेव ऑफ करना है, उस कंडीशन में इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की, जहां सीजीपीएससी एडीपीओ 2026 का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार रिटन एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ के कुछ सिलेक्टेड सिटीज में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये सेंटर्स हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर एंड जगदलपुर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर कैंडिडेट को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अपना प्रिफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, फाइनल सेंटर अलॉटमेंट सीजीपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, यानी जो सेंटर आप सिलेक्ट करते हैं जरूरी नहीं कि वही आपको मिले। सेंटर अलॉटमेंट सीजीपीएससी इस बेसिस पे करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड एग्जामिनेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। सीजीपीएससी के जो राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किसी भी सेंटर को कैंसिल या चेंज किया जा सकता है और कैंडिडेट्स को उनके प्रेफर्ड चॉइस के अलावा किसी भी सेंटर पर अलॉट कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल डिसीजन सीजीपीएससी के पास होता है। इसलिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते वक्त ऐसे माइंडसेट रखिए कि आपको किसी भी अलॉटेड सेंटर पर एग्जाम देना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो सिलेक्शन प्रोसेस का एक फाइनल और क्रिटिकल स्टेज होता है। चाहे आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लें, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई करवा लेंगे। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपीज भी सबमिट करनी होती है। सबसे पहला बेसिक एकेडमिक और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, दैट इज हाई स्कूल सर्टिफिकेट, LLB मार्कशीट्स एंड LLB डिग्री सर्टिफिकेट।
अब रिजर्वेशन और एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट, देन इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एडिशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि कुछ स्पेशल केसेस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट्स, रिजर्व कैटेगरीज या स्पेशल क्लेम्स के लिए, एंड एनओसी दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं या अदर एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स एज पर रूल्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशूड होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में दी गई डिटेल्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में की डिटेल्स एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग, इनवैलिड या मिसमैच हुआ तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, चाहे आप सिलेक्शन के प्रीवियस स्टेज क्लियर कर चुके हों। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अब बात करते हैं एक स्पेशल कैटेगरी की कैंडिडेट्स के बारे में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर कोई कैंडिडेट पहले से ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है तो उनके लिए कुछ एडिशनल सर्विस रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हर सर्विंग कैंडिडेट को अपने करंट एम्प्लॉयर से एनओसी लेना मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अब एनओसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लीजिए। एनओसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट को एडीपीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करने और सिलेक्शन के बाद ज्वाइन करने की परमिशन दी जा रही है। एनओसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या ज्वाइनिंग से पहले नोटिफिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग सबमिट करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट वैलिड एनओसी प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसकी कैंडिडेचर रिजेक्ट की जा सकती है या सिलेक्शन होने के बाद भी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कैंडिडेट्स को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अपने करंट एम्प्लॉयर के सर्विस रूल्स को फॉलो करना कैंडिडेट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अप्लाई करने से पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि आपकी डिपार्टमेंट की रूल्स आपको अलाउ करती है या नहीं, आप प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपके पास एनओसी इशू होने का वैलिड एलिजिबिलिटी बेस है या नहीं। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, जो किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव पार्ट होता है। सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 में कुछ ऐसे कंडक्ट और एक्शंस हैं जिनके बेसिस पर किसी भी कैंडिडेट को पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मेजर ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन जो है, सबसे पहला है फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन फॉर्म में फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना। अगर कोई कैंडिडेट गलत डिटेल्स फिल करता है तो उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ फेक और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। किसी भी स्टेज पर अगर डॉक्यूमेंट्स फेक पाए जाते हैं तो उसे इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज फेयर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स चीटिंग इन एग्जामिनेशन में चीटिंग या किसी भी तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। देन नेक्स्ट इज इम्पर्सोनेशन, अपीयरिंग इन प्लेस ऑफ अनदर कैंडिडेट। ये एक सीरियस ऑफेंस है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल कन्विक्शन, अगर किसी कैंडिडेट को कोर्ट द्वारा सीरियस क्रिमिनल केस में कन्विक्ट किया गया है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कैरिंग मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। ये भी स्ट्रिक्ट वायलेशन है और इस पर डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। एग्जाम या इंटरव्यू के दौरान मिसकंडक्ट, अगर किसी भी तरह का अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन बन सकता है। देन सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन,
अगर कैंडिडेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सप्रेस करता है तो उसकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकती है। सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट विमेन और मॉरल टर्प्यूटेड केस, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के एप्लीकेबल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वॉयलेशन होता है तो एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि मल्टीपल जो अगर विमेन के जैसे कि ऐसे केसेस रिक्वायरमेंट प्रोसेस में बहुत ही सीरियसली, मतलब जिन पे रेप का चार्जेस है या असॉल्ट के चार्जेस हैं, उनके लिए ये वो फाइल मतलब वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन वॉयलेशन ऑफ सर्विस रूल्स रिगार्डिंग मल्टीपल मैरिजेस एज एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ सर्विस रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वॉयलेशन होता है तो एक्शन लिया जा सकता है। मतलब जिसने एक से ज़्यादा शादी की हुई है उनके लिए ये मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसमें मतलब ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि जैसे कि मुस्लिम्स में अलाउड होता है 4 मैरिजेस, लेकिन इस एग्जाम में अगर उनको अपीयर होना है तो उनकी जो कोई भी अगर वो मेल है या फीमेल है उनकी एक ही शादी होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो मतलब प्रीवियस जो वाइफ है उनसे डिवोर्स हो जाना चाहिए या प्रीवियस जो हस्बैंड है उनसे डिवोर्स हो जाना चाहिए। एक टाइम पे 2 वाइफ आपकी नहीं होनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी स्टेज पर मिसकंडक्ट किया का गिल्टी पाया जाता है तो उसे परमानेंटली या स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सीजीपीएससी एग्जाम से डिबार किया जा सकता है। उसकी कैंडिडेचर सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। सीजीपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, इसलिए कैंडिडेट को हर स्टेज पर ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ट्रैवल अलाउंस, सीजीपीएससी एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 के अंदर ट्रैवल अलाउंस सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही दिया जाता है और वो भी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रूल्स के अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए होता है और नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है। अगर इसकी कंडीशंस की बात करें, ट्रैवल अलाउंस स्ट्रिक्टली तभी एप्लीकेबल होता है जब कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी सीजीपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वेरीफाइड हो। कैंडिडेट अपने एलिजिबिलिटी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। टीए जनरली इन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन अटेंड करने के लिए जहां एप्लीकेबल हो, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एज पर ऑफिशियल गैजेट। इंपॉर्टेंट नोट, टीए सभी कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ एलिजिबल कैटेगरीज तक लिमिटेड होता है। सीजीपीएससी के डिसीजंस टीए एलिजिबिलिटी और अमाउंट के रिगार्डिंग फाइनल और बाइंडिंग होता है। कैंडिडेट्स को टीए क्लेम करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी केयरफुली वेरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि बिना वैलिड एलिजिबिलिटी के टीए का बेनिफिट जो ट्रैवल अलाउंस है उसका बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता। सिलेबस ओवरव्यू। अब बात करते हैं सीजीपीएससी एडीपीओ रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस ओवरव्यू की, जो आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप होता है। ये सिलेबस ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों ही सेक्शंस फाइनल सिलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जो आपका जो पार्ट 1 है दैट इज जनरल नॉलेज। सबसे पहला पार्ट है जनरल नॉलेज, जिसमें कैंडिडेट की ओवरऑल अवेयरनेस टेस्ट की जाती है। इस सेक्शन में फॉलोइंग एरियाज कवर किए जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, नेशनल एंड स्टेट, इंडियन हिस्ट्री, देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, then geography, India and Chhattisgarh, economic basics, science and technology, important events of national and international importance। इस सेक्शन का मेन फोकस होता है कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना। पार्ट 2 दैट इज लॉ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज सेक्शन पर, जो कि है लॉ। इस सेक्शन में मेनली लीगल सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, इंडियन पीनल कोड जिसको अब बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड सीआरपीसी जिसको अब बीएनएसएस ने रिप्लेस किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट दैट इज बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स,
स्पेशल एंड लोकल लॉज एज पर CGPSC सिलेबस, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीड्यूर। ये सेक्शन कैंडिडेट की लीगल अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एबिलिटी को टेस्ट करता है। एग्जाम फोकस से बात की जाए, अब इस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट समझिए। लॉ सेक्शन कैरीज 200 आउट ऑफ 300 मार्क्स, यानी सबसे हाई वेटेज, इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। जीके सेक्शन सपोर्ट करता है ओवरऑल स्कोर को इम्प्रूव करने में, लेकिन डिसिसिव रोल लॉ का होता है। फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लॉ को प्रायोरिटी सब्जेक्ट बनाइए, कंसेप्ट को सिर्फ रटना नहीं बल्कि केस बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू समझना। जीके को प्रॉपरली रिवाइज कीजिए ताकि इजी मार्क्स मिस ना हो जाए। ये नोट कर लीजिए, कैंडिडेट्स को दोनों सेक्शन की सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन लीगल सब्जेक्ट्स को हायर प्रायोरिटी देना सिलेक्शन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जनरल नॉलेज सिलेबस, अब बात करते हैं पार्ट 1 जनरल नॉलेज के सिलेबस, जो CGPSC ADPO एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग सेक्शन है। इस सेक्शन का मेन पर्पस है कैंडिडेट की ओवरऑल अवेयरनेस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और करंट अफेयर्स को चेक करना। टॉपिक्स जो कवर्ड होंगे उसको मैंने एक बार डिटेल में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ते टाइम आसान हो। टॉपिक्स जो कवर्ड हो रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, देन हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, करंट अफेयर्स, national and international, general science, then environment and ecology, computer awareness, then sports, panchayati raj system, basic mental ability, reasoning. की फोकस जो एरिया है, अब इस सेक्शन में की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझिए। सबसे पहले फोकस होता है रीसेंट करंट अफेयर्स पर, क्योंकि हर एग्जाम में अपडेटेड इवेंट से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा फोकस होता है बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर। इस सेक्शन में डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जीके, जो ADPO एग्जाम के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्कोरिंग इंप्रूव करने में हेल्प करता है। प्रिपरेशन इनसाइट, इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज को रेगुलर रिवाइज करना चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस को सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना चाहिए। फाइनल नोट, जनरल नॉलेज सेक्शन में सक्सेस का की फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी प्लस रिविजन प्लस करंट अवेयरनेस। इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये फाइनल मेरिट को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। लॉ सिलेबस, जो कि मेजर एक्ट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 लॉ की सिलेबस की, जो CGPSC ADPO एग्जाम के सबसे हाई वेटेज और डिसाइसिव सेक्शन है। इस सेक्शन में कैंडिडेट की सब्सटैंटिव लॉस, प्रोसीड्यूरल लॉस और लीगल प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग को डीपली टेस्ट किया जाता है। मेजर एक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड हो रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा, इसको CRPC को रिप्लेस किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज BSA, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर दैट इज CPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1863, लिमिटेशन एक्ट 1963, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ बेसिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। की फोकस एरिया, अब इस सिलेबस को स्ट्रैटेजी एनालिसिस समझिए। सबसे पहला फोकस है न्यू क्रिमिनल लॉज पर, BNSS, BSA। ये तीनों एक्ट्स एग्जाम का कोर स्कोरिंग एरिया है, इसलिए इन पर स्ट्रॉन्ग कमांड बहुत जरूरी है। दूसरा फोकस है प्रोसीड्यूरल लॉज और सिविल रेमेडीज पर, जैसे CPC, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है लीगल प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्राइन्स, जूरिस्प्रूडेंस, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ये सेक्शंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करते हैं। और फाइनली एग्जाम में किसी क्वेश्चंस केस बेस्ड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। फाइनल नोट, इस सेक्शन की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है कंसेप्ट प्लस बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस है वो प्लस एप्लीकेशन, मतलब जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं
उसको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे माइनर एक्ट्स की। अब हम बात करें माइनर एक्ट्स एंड अलाइड लॉज की, जो सीजीपीएससी एडीपीओ लॉ सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग पार्ट है। इस सेक्शन का फोकस मेजर स्टैट्यूट्स की तरह हैवी थ्योरी पर नहीं है होता, बल्कि प्रैक्टिकल लीगल अवेयरनेस और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। कवरेज इंक्लूड्स, इस पार्ट में जनरली फॉलोइंग टाइप्स के जो लॉज हैं वो कवर हो किए जाएंगे, दैट इज वेरियस जो माइनर एक्ट्स हैं, स्पेशल लॉज है या प्रोसीड्यूर या लोकल जो लॉज होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए, माइनर एक्ट्स की एग्जैक्ट लिस्ट सीजीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही फाइनल होती है, यानी हर ईयर ये रिक्रूटमेंट के हिसाब से इन लॉज में वेरिएशन हो सकता है। इसलिए कैंडिडेट्स को सिर्फ गेस वर्क पर रेयरली नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑफिशियल सिलेबस को प्राइमरी रेफरेंस बनाना चाहिए। जो नेचर ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो कंसेप्चुअल होगा, प्रोसीड्यूरल बेस्ड होगा और केस बेस्ड होगा। माइनर एक्ट्स को इग्नोर करने एक मिस्टेक हो सकता है। ये सेक्शन इनडायरेक्टली आपकी ओवरऑल लीगल मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। की टेकअवेज, माइनर एक्ट्स जो हैं वो सपोर्टिंग है और इंपॉर्टेंट है लॉ सिलेबस के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स की, जो सीजीपीएससी एडीपीओ 2026 के पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो बेसिक रूल्स है जिनको फॉलो ना करने पर आपकी कैंडिडेचर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। की इंस्ट्रक्शन, सबसे पहला रूल जो है वो है ऑनलाइन अप्लाई करना, ठीक है। फिर चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आप एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। अपलोड करेक्ट एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स, सारे सही और वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। देन प्रिजर्व एप्लीकेशन कॉपी, जब आप फीस वगैरह पे कर देंगे जो एप्लीकेशन रिसिप्ट आएगा आप उसको सेव कर लीजिए। विजिट सीजीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली, अपडेट्स और अनाउंसमेंट के अपडेटेड रहने के लिए आप बार बार वो वेबसाइट वगैरह चेक करते रहिए। Important advisory, any mistake in the application form may lead to rejection of candidature. कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको इंश्योर करना पड़ेगा अक्रेंसी एंड ऑफ ऑल सबमिटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही और मतलब जो अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया या आप जो रिजर्व अगर आप रिजर्वेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम वेरीफाइड होने चाहिए और सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आंसर की एंड ऑब्जेक्शंस। अब बात करते हैं आंसर की प्रोसेस की, जो एग्जाम के बाद ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए सीजीपीएससी द्वारा फॉलो किया जाता है। आंसर की प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन के बाद सीजीपीएससी प्रोविजनल आंसर की रिलीज करता है। यह आंसर की ऑफिशियल सीजीपीएससी वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है। इसका पर्पस होता है कैंडिडेट्स को अपने आंसर्स वेरीफाई करने का अपॉर्चुनिटी देना। ऑब्जेक्शन फैसिलिटी, अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर की में दिया गया आंसर इनकरेक्ट है तो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ऑब्जेक्शंस को प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर सबमिट करना मैंडेटरी होता है। हर ऑब्जेक्शन के साथ वैलिड जस्टिफिकेशन या सपोर्टिंग प्रूफ देना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अब कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। लास्ट डेट के बाद भेजे गए ऑब्जेक्शंस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बिना प्रॉपर एविडेंस के ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया जा सकता है। सीजीपीएससी हर ऑब्जेक्शन को केयरफुली रिव्यू करता है बिफोर फाइनल डिसीजन। जो फाइनल आंसर की है वो सभी वैलिड ऑब्जेक्शंस रिव्यू करने के बाद फाइनल आंसर की प्रिपेयर की जाती है, जो फाइनल और बाइंडिंग होती है। रीचेकिंग पॉलिसी, अब बात करते हैं रीचेकिंग रिवैल्यूएशन पॉलिसी की, जो सीजीपीएससी एडीपीओ एग्जामिनेशन सिस्टम का एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। सीजीपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर शीट्स की रीचेकिंग अलाउड नहीं होती। आंसर शीट्स की रिवैल्यूएशन भी परमिटेड नहीं होती है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में कुछ की पॉइंट्स। आंसर शीट्स की चेकिंग ओएमआर ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू की जाती है। ये सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड और एरर मिनिमाइज प्रोसेस होता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। स्ट्रिक्ट रूल, सीजीपीएससी क्लियरली स्टेट
करता है, रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग या मार्क्स रीअसेसमेंट के रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस की, जो CGPSC ADPO रिक्वायरमेंट 2026 का पूरा जर्नी समराइज करता है। ये प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस में कंप्लीट होता है और हर स्टेज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। सिलेक्शन फ्लो जो होता है, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन आप फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए वो हो जाता है। स्टेज वाइज एग्जामिनेशन प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि फर्स्ट स्टेज होगा। मार्क्स जो है इसके मेरिट बेसिस मेरिट के बेसिस पे आप डिसाइड होगे कि आप इंटरव्यू के लिए आओगे कि नहीं। देन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपकी जो पर्सनालिटी, लीगल नॉलेज और सुटेबिलिटी देखी जाएगी। देन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हो देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन और एकेडमिक रिकॉर्ड्स चेक की जाएंगी। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर आप एप्लीकेबल हो तब होगा। देन फाइनल अपॉइंटमेंट इशू आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट, जब सारा स्टेज आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको फाइनल आपका अपॉइंटमेंट होगा, सब्जेक्ट टू मेरिट, रैंकिंग एंड रिजर्वेशन रूल्स। इंपॉर्टेंट नोट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ किसी एक स्टेज को क्लियर करने से नहीं होता, हर स्टेज का कंबाइंड परफॉर्मेंस और एलिजिबिलिटी कंप्लायंस मैंडेटरी होता है। एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पोस्ट जो है वो ADPO की आई है, वैकेंसी टोटल 15 वैकेंसी, क्वालिफिकेशन LLB मांग रहा है। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 38,100 से लेके 1,20,400 के बीच में रहेगा। जो रिटन एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है। इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का है। टोटल जो मार्क्स हो रहे हैं वो 330 हो रहे हैं। टोटल MCQs 150 MCQs रहेंगे। टाइम का ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 फॉर पर रॉन्ग आंसर्स। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 22 जून से लेके 21 जुलाई तक है। और जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है 20th सितंबर 2026। ये भी फाइनल डेट नहीं आई है। CGPSC का कोई ऐसा मतलब उनका भी वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन के लिए हमको एक बार वेट करना पड़ेगा। फाइनल नोट, दिस स्लाइड्स रैपिड रिविजन। ओके, लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स। आप जो कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए। टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस इन द CGPSC कैंडिडेट शुड फोकस ऑन स्मार्ट रिविजन एंड डिसिप्लिन प्रिपरेशन। देखिए, जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, पहले तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको रोज, मेरा जो बेसिक एक आइडिया है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बार पहले डेट्स डिसाइड कर लिए कि आपको इस टाइम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि 20 सितंबर को एग्जाम है, ठीक है, तो आप सितंबर को तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि सितंबर फिर आपका पूरा रिवीजन के लिए होगा। तो आपको 31 अगस्त मतलब 30 अगस्त तक आपको अपना ये पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। सॉरी, 31 अगस्त, ठीक है। तो आपके पास जुलाई और अगस्त 2 महीना है, तो 1 महीने में आप पूरा लॉ के सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए। 1 महीने में आप जो जनरल नॉलेज है वो, साथ में माइनर लॉस, ठीक है, ये हो गया। और साथ में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो साथ में आप जो, जैसे कि अगर आप पहले लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और जब आप GK पढ़ रहे हैं तो लॉ के सब्जेक्ट भी आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आप 2 मंथ का पूरा टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको पूरा क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कवर करनी है। उसके बाद आप हर एक वीक का टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस वीक में ये टारगेट कंप्लीट करना है। और उसके बाद आप वही टारगेट आप डेज के लिए डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये पढ़ना है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अगर उस डे में नहीं हो पाता है तो आप नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लीजिए, पर आपको 1 वीक का तो टारगेट कंप्लीट करना ही है। तो ये आपको एक स्ट्रैटेजी हो सकता है जो बहुत ही आपको काम आएगा। लास्ट के जो 20 दिन बचते हैं आपके तो ये तो हम 20 सितंबर काउंट नहीं करते, 19 से मतलब 1 से लेके 19 सितंबर तक जो आपके डेट बचते हैं उसमें आप MCQs वगैरह सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका एक प्रैक्टिस बना रहे। कम से कम डेली बेसिस पे आप 2 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व, 2 नहीं भी हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व कीजिए ही कीजिए, ठीक है। अब प्रिपरेशन की जो टिप्स है, रिवाइज ऑल मेजर क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज थ्रूली। आप सारे जो जितने भी क्रिमिनल लॉज है, सिविल लॉज है, सबको, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने BNS पढ़ लिया है
और अभी फिलहाल आप BSA पढ़ रहे हैं, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो जब आप वो पढ़ रहे हैं तो रात का कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट्स आप रखिए कि आप BNS को रिवाइज कर पाए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। अगर आप सोचेंगे एक बार आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप रख देंगे तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज स्ट्रेंथन करंट अफेयर्स एंड छत्तीसगढ़ GK। तो आप करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा पढ़ना चाहिए। जो प्रीवियस आप गूगल वगैरह में चेक कीजिए कि प्रीवियसली ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो आ सकता है, आपको यूट्यूब चैनल्स वगैरह में मिल जाएगा। प्रैक्टिस MCQs विद नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी, आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए और नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी भी यूज कीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप अगर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही रेडी रखिए ऑन द, मतलब ऐसे एक टाइम के लिए आप बैठे मत रहिए कि उस जब जाना होगा तब लेके जाएंगे, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहिए। जितने भी जो अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग रहा है, सारी चीजों को पहले से ही रेडी कर लीजिए। रेगुलरली चेक CGPSC ऑफिशियल वेबसाइट, एडमिट कार्ड के लिए आंसर की के लिए आपको बार बार वो वेबसाइट को चेक करते रहिए। मेंटेन अकरेंसी ओवर गेस वर्क, ज्यादा ना मतलब क्वेश्चंस में देखिए जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा ना गेस करके क्वेश्चंस कम मत कर लीजिएगा कि आप जितने तो सही नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा आप गलत कर रहे हैं, तो वो क्योंकि आपके जो मार्क्स जो शायद ज्यादा आ रहे होंगे वो गेस करने के चक्कर में कहीं कम ना हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब क्वेश्चन पेपर ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करेंगे घर में प्रैक्टिस के लिए तो 3 घंटे का टाइम लिमिट सेट करके लिखिएगा, लेकिन जब आप 3 घंटे का 3 पूरा घंटा आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि आपको बीच में OMR शीट भी भरनी होगी और वो OMR शीट में सर्कल करने में भी टाइम लगता है। तो कम से कम आप 2.5 घंटे के पास का रखिएगा कि 2.5 घंटे में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। स्टे काम एंड फोकस ऑन हाई वेटेज लॉ सेक्शन, जो ज्यादा लॉ के सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अपना जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। आप कोशिश ये कीजिए कि आप मॉर्निंग के टाइम में पढ़ें और रात को आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर नींद लें, ताकि अब जब मॉर्निंग उठेंगे आप फ्रेश उठेंगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा। और मॉर्निंग में आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए, मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल टॉपिक पढ़ना है तो उसके जो नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब ये मत कीजिएगा कि आप फोन में नोट्स निकाल रहे हैं या आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। सुबह का क्या होता है, दिमाग बहुत फ्रेश होता है आपका, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, तो कोशिश जो रिटन नोट्स होंगे या आपके जो पास जो PDF नोट्स होंगे आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। आप एक बार आधे घंटे का सेशन आप मॉर्निंग में रिवीजन का रख लीजिएगा, 40-45 मिनट्स का नाइट में रिवीजन का रख लीजिएगा, ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे ये पूरा जो CGADPO के बारे में मैंने पूरी मतलब ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है, और साथ ही में मैं अब क्रैश कोर्स वगैरह भी लेके आई हूँ जहाँ पे मैं सारे मेजर लॉ सब्जेक्ट, माइनर लॉ सब्जेक्ट, और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि मैं GK के भी टॉपिक्स को कवर कर लूँ। तो मेरी ट्राई तो यही है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपडेट देते रहती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का भी जो लिंक है मैंने वो भी डाल दिया है, तो आप उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई लाइव वीडियो जिसमें जैसे कि अभी मैं शुरू करने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो जब भी मैं कोई अपडेट डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा, तो और आप रेडी रहेंगे। साथ में मैं एकदम प्रॉपर प्रिपेयर्ड नोट्स भी बना रही हूँ ताकि आपके एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे हो जाएं। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें रेडी हो जाती है मैं आपको अपने इसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।